नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं शोध संवाद रिसर्च फोरम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर आप सबसे संवाद करने का अवसर दिया। और ये एक ऐसा विषय है जो उन्होंने मुझसे कहा कि इस पर आप बताइए सर, और ये विषय मुझे पसंद भी बहुत है, तो इसके लिए फिर आज हमने इस पर कार्य करने के लिए बात की है। साथियों, हमारा विषय है आज का हिंदी में रोजगार की नई संभावनाएं। सबसे पहले मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक उनकी सूक्ति है, कोटेशन है, वो सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि किसी भी सभ्य देश में विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, और विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने वाले छात्रों का मन विकारग्रस्त हो जाता है और वे अपने ही देश में स्वयं को विदेशी सिद्ध करते जान पड़ते हैं। और आप सोच सकते हैं कि आज़ादी के 70 सालों बाद हम आज तक अपने को विदेशी भले ही न मानते हों, लेकिन हमारे कार्यकलाप और हमारी मुख्य रूप से हमारी भाषा विदेशियों के लिए ही, एक तरह से हम कहें कि उनके चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, उनकी गुलामी हम कर रहे हैं। तो यह भाषिक गुलामी है, लेकिन हमको इसको दूर करना है और इससे आगे बढ़ना है। साथियों, जो 21वीं सदी है वो सूचना और प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के जो बहुत सारे विफल तंत्र हैं, ऐसे जो फेल्ड सिस्टम्स हैं, जो रक्त क्रांतियां हैं, परमाणु युद्धों का भय है, और उनसे अधिक ये जो जेनेटिक ढंग से बनाए हुए आजकल जो आप समझ सकते हैं कि जो हत्यारी साजिशें जिनको कहा जा सकता है, विषाणुओं और जीवाणुओं का जो आतंक है, जिनके साए में आज हम जी रहे हैं, ऐसे समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनुष्य को बचाना। और मनुष्य बचेगा तब उसके रोज़गार बचेंगे। तो मित्रों, रोज़गार बचेगा तो समाज बचेगा। तो आज हम उनकी बात करेंगे जो ऐसे रोज़गार हैं जो हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले बोलने वाले लोगों के लिए हैं, और वो उनको उपलब्ध हैं, हो सकते हैं। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में पिछले 40 वर्षों में जो परिवर्तन समाज में आया है, उस परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हिंदी में कौन कौन सी नई नौकरियां और नए रोज़गार आए हैं, उन पर आज हम बात करेंगे। और ये समय भी जो क्रूर समय है जल्दी ही बीत जाएगा, और हम ये आशावादी हैं कि हम अपने कार्यों में रत हो जाएंगे, और फिर विश्वास है कि हम लोग अच्छे से फिर से अपने कामों में लग सकेंगे, और हिंदी में रोज़गार करने के हमारे लिए जो नए अवसर हैं उनका हम लाभ ले सकेंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हिंदी में रोज़गार जो उपलब्ध हैं उनके कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं, फिर हम उन पर एक एक करके बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, जो हमारे विषय हैं मुख्य, वो हैं हिंदी में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें रोज़गार है। सबसे पहला है राजभाषा हिंदी। जो इसका रोज़गार की हिंदी के जो बहुत से ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, उसमें सबसे पहला विकल्प है राजभाषा हिंदी। साथियों, देश के सारे सरकारी और जो उससे जुड़े हुए जो अंडरटेकिंग है उनकी, वैसे संस्थान हैं, उन सब में बैंक, सरकारी तथा निजी प्रतिष्ठानों में हिंदी अधिकारी और उनके हिंदी सलाहकारों के लिए बहुत सी नौकरियां होती हैं। इसके साथ साथ देश विदेश के जो सरकारी संस्थान हैं उनमें हिंदी सलाहकारों की नियुक्ति होती है। इसके साथ साथ बैंकों में और सरकारी ऑफिसों में, कार्यालयों में जो हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, राजभाषा प्रबंधक, आशुलिपिक, टंकक, ये सारी नौकरियां हैं, और ये इस तरह की होती हैं कि आप आराम से इनमें अपनी नौकरी पा सकते हैं। अच्छे ऑप्शन हैं, अच्छी नौकरियां हैं। और इनके साथ साथ इसमें इनकी योग्यता भी मैं बता देता हूँ कि आप बीए और एमए करने के बाद हिंदी और अंग्रेज़ी से बीए होना चाहिए, चाहे, या फिर हिंदी एक विषय हो और अंग्रेज़ी माध्यम से बीए हो। और अगर आपने कोई डिप्लोमा कर लिया है
कोई प्रमाण पत्र का कोर्स कर लिया है अनुवाद में या राजभाषा में, तो आपको ये नौकरी मिल सकती है। इसके इनके जो प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं भी होती हैं, अगर आप उन परीक्षाओं को आप पास कर लेते हैं तो आपको अच्छी नौकरी स्वयं वहाँ से मिल जाती है बैंकों में। तो ये एक पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र जो है वो द्विभाषिकता या बहुभाषिकता का है, जिसमें अनुवाद भी शामिल है। साथियों, आप ये जान लीजिए कि ये जो सदी है और ये जो समय है, ये एक भाषा का समय नहीं है। अब हमारी आवश्यकता है कि हम बहुभाषिक हों, कम से कम द्विभाषिक तो हों ही। और बहुभाषिक और द्विभाषिक होने का अर्थ ये है कि हम एक से अधिक भाषा में काम करने लायक बने। तो जो हिंदी है वो तो आपको आती ही है, हिंदी में आपने स्नातक या स्नातकोत्तर की परीक्षा पास कर ही ली है। उसके साथ साथ और आपकी क्या योग्यता हो कि इस क्षेत्र में आप नौकरी कर सकें। इस समय जो बहुत अच्छा एक विकल्प है द्विभाषिया का, यानी अगर आप कोई विदेशी भाषा एक सीख लेते हैं, जिसमें एक है जापानी है, जर्मन है और फ्रेंच है, स्पेनिश है और चीनी। इन भाषाओं को अगर आप इनमें से कोई भी एक भाषा सीख लेते हैं तो हमारे देश से इन देशों के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, तो उनमें आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ आप एक अच्छे फ्रीलांस अनुवादक बन सकते हैं। अनुवादक की नौकरी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अनुवाद करवाती हैं, उनमें आपको अच्छे नौकरियां मिल सकती हैं। आपको शायद पता हो कि सब पता ही है कि गूगल और उसके साथ साथ जितने करोड़ों पेज इंटरनेट पर आप सर्फ करते हैं, जो अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी और अन्य भाषाओं में आते हैं, उन पृष्ठों का अनुवाद कौन करता है? आप और हम जैसे लोग ही करते हैं। और वो अनुवाद ऐसा होता है जो उन पृष्ठों पर अपलोड हो जाता है और उसके लिए आपको प्रति शब्द पैसे मिलते हैं, यानी बहुत अच्छी कमाई होती है। आपने अगर 1000 शब्द भी कर दिए एक दिन में तो आपको कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये मिल गए, बैठे बैठे 2 घंटे का काम। और ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा हो सकता है। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे साथी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम अनुवाद में किया है और कर रहे हैं। मैंने भी बहुत अनुवाद गूगल का किया था, अब नहीं करता हूँ। तो फ्रीलांस अनुवादक भी आप बन सकते हैं। इन नौकरियों के अलावा ये जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हच, निसार, नोकिया, ये सब हैं, ये कंपनियां जो अपने काम लाती हैं, ये सारे काम आपको फ्रीलांस बेसिस पर मिलते हैं और इनके लिए बहुत अच्छा पैसा मिलता है। इसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि हिंदी के लेखकों की कृतियों का अंग्रेज़ी में अनुवाद, अंग्रेज़ी के लेखकों का हिंदी में अनुवाद, और इसके साथ साथ विदेशी भाषाओं की जो श्रेष्ठ कृतियां हैं उनका हिंदी में अनुवाद, इसके साथ साथ भारतीय भाषाओं की जो श्रेष्ठ कृतियां हैं उनका अंग्रेज़ी और हिंदी में अनुवाद। अनुवाद का इतना विशाल क्षेत्र है और उसमें इतना पैसा है कि अगर आप उसके अंदर एक बार प्रवेश कर गए तो आप कभी खाली नहीं बैठेंगे। अगर बस इसकी यही शर्त है कि आपको कम से कम 2 भाषाएं अच्छी आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान हैं, उनमें अनुवादकों की ज़रूरत है। संपादक, कंपोज़र और प्रूफ रीडर, इनकी ज़रूरत है। उसके साथ साथ द्विभाषिक होने के कारण दक्षिण भारत के जो धारावाहिक हैं, फिल्में हैं, उनका भी हिंदीकरण होता है। हिंदीकरण अनुवाद से अलग है, जो एक तरह से उसके लगभग अर्थ को प्रकट करके लिखा जाता है। और दूसरा होता है उसके साथ साथ अनुवाद, डायरेक्ट शब्दशः अनुवाद जो किया जाता है। तो ये सीरियल और फिल्में, उसके साथ साथ कॉपी राइटिंग में जो विज्ञापनों में जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं, तो एक विज्ञापन अंग्रेज़ी में बन गया और वो देश की 22 भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, तो वो भी कौन करता है? आप और हम जैसे लोग ही करते हैं। और उसका पैसा शब्द के हिसाब से नहीं, प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है, जो और अच्छा होता है। इन सब के साथ साथ आपने देखा होगा कि इधर बहुत दिनों से बहुत विशाल जो है एक चैनलों की एक विशाल संख्या है, बहुत हज़ार करीब चैनल अब हमारे सामने हैं। इसमें एनिमल प्लैनेट है, डिस्कवरी है, पोगो है, नेशनल जियोग्राफिक है, हिस्ट्री है। इन चैनल्स ने बहुत सारे प्रोग्राम हिंदी में बनाने भी शुरू किए हैं और उनके जो सारे हिट प्रोग्राम्स हैं उनका हिंदी में अनुवाद भी करना होता है। वो कौन करता है? हम आप ही करते हैं। उसके लिए बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। तो साथियों, रोज़गार हैं, उनके लिए आपको थोड़ी तैयारी की आवश्यकता है।
अब देखिए, आपने गौर किया हो कि बहुत बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउस है, जैसे कि पेंगुइन है, हार्पर कोलिन्स है, पियर्सन है, इन लोगों ने हिंदी में किताबें छापनी शुरू कर दी। क्यों शुरू की हैं? क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है। 130 135 करोड़ लोग हैं, तो उनको पता है कि यहाँ तो लोग पुस्तकें लेंगे ही लेंगे, और यहाँ बिकने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए योग्यता क्या है द्विभाषिक होने के लिए? इसके लिए है कि आपको एक भाषा बहुत अच्छी तरह से आती हो और दूसरी भाषा ठीक ठाक आती हो। साथियों, अनुवादक और इस तरह के काम करने के लिए आपको एक डिप्लोमा कर लेंगे, पीजी डिप्लोमा, तो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा इसका एक डिप्लोमा होता है जो इग्नू कराता है, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। और इग्नू का डिप्लोमा खुद ही करना है, उसकी सामग्री भी बहुत अच्छी है। अगर आप उस सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत बढ़िया, आप जान लीजिए कि ये आपका कार्य अनुवादक बनने का हो जाएगा। उसकी शर्त यही है कि आपको 2 भाषाएं ठीक ठाक आती हों, और जो आपको आती हैं, मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ लगभग बहुभाषिकता की स्थिति ही है, पर एक हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी या दूसरी भारतीय भाषाएं आती ही हैं लोगों को। तो जो भाषाएं आपको आती हैं, जिसके बारे में आपको आत्मविश्वास है, उसको आप अपनी शक्ति बनाइए और फिर भाषाओं में काम कीजिए। आप आगे आप ये सोचें कि हर व्यक्ति टीचर बन जाएगा, सबके लिए नौकरियां उपलब्ध हैं, तो नौकरियां हैं नहीं। तीसरा जो आपके सामने क्षेत्र है, वो है हिंदी टीचिंग का। हिंदी टीचिंग नर्सरी से लेकर पीएचडी तक हिंदी टीचिंग होती है। भारत में तो है ही, और आपको इसके बारे में अच्छी तरह से सब पता है। बीएड, एमएड, पीएचडी करके या फिर नेट सेट करके या डीएड करके आप पढ़ा सकते हैं। जहां आपको मौका मिले आप पढ़ा सकते हैं, सरकारी, प्राइवेट, जहां भी मिले। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अब विदेशों में हिंदी पढ़ाने का चलन बढ़ा है। अमेरिका में करीब आप समझ लीजिए कि 70 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर। चीन के 20 विश्वविद्यालयों में पिछले 6-7 साल पहले हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई, और वो एक बैच में 20 बच्चे ही रखते हैं, 20 छात्र, और उन सबको अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। यानी कि पूरे दुनिया भर के कम से कम 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में ये हिंदी का शिक्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे उनको नौकरियां अच्छी मिलती हैं, पैसे मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ भारत में जो विदेशी आ रहे हैं उनको भी आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। आपको थोड़ी अंग्रेजी आती है तो आप विदेशियों को हिंदी पढ़ा सकते हैं। जब से भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों का व्यापार बढ़ा है, उनके कर्मचारी विदेशों से जो आते हैं वो यहाँ हिंदी सीखते हैं, उनके लिए एक ये आवश्यकता है। और उनको सिखाने के लिए कौन है? हम आके तो उनको सिखाते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी बेसिक व्याकरण जो कहते हैं उसको अच्छी कर लें, थोड़ी अंग्रेज़ी का आपको ज्ञान है, तो आप बहुत अच्छी तरह से विदेशियों को अंग्रेज़ी पढ़ा सकते हैं। और सच मानिए, उसमें विदेशियों को हिंदी पढ़ा सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छा पैसा भी आपको मिलता है। और विदेशी विश्वविद्यालयों में तो भाषा शिक्षक आप बन ही सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इसकी योग्यता क्या है। इसके लिए आपको जो पढ़ाई आपने हिंदी की है, भाषिक क्षमता जो आपकी है वो आपके पास है। आपको सिर्फ थोड़ी आवश्यकता है कि आप हल्की सी अंग्रेज़ी और अपनी व्याकरण थोड़ी पक्की कर लें, क्योंकि व्याकरण मजबूत होगी तो आपको अंग्रेज़ी के माध्यम से उन लोगों को हिंदी पढ़ाने में सुविधा होगी। चौथा क्षेत्र है पत्रकारिता का। मित्रों, पत्रकारिता का आज बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप 1000 से ज़्यादा तो टीवी चैनल्स हैं, उसमें समाचार के ही अगर आप चैनल देखें तो मुझे लगता है 200 तो होंगे ही, अगर हिंदी और अंग्रेज़ी के साथ भारतीय भाषाओं के चैनल को मिला लिया जाए। उनमें हिंदी के बहुत से जॉब्स हैं, जैसे कि हिंदी राइटर हैं, न्यूज़ राइटर हैं, कॉपी राइटर हैं, एडिटर हैं, प्रूफ रीडर हैं और एंकर हैं। न्यूज़ एंकर बनना सबका बड़ा ख्वाब होता है, और ऐसे बहुत से हमारे न्यूज़ एंकर इस समय हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि इन चैनलों पर समाचार पढ़ने के लिए पत्रकार होने की ज़रूरत ही नहीं होती। सिर्फ आपको अच्छी भाषा बोलनी आती है तो भी आप वहाँ बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, पत्रकारिता में पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं, इनका बहुत विशाल क्षेत्र है। आपको पता है कि देश का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो समाचार पत्र समूह है वो हिंदी का है, अंग्रेज़ी का नहीं है।
और उसमें उसके हर शहर में उसके ऑफिस हैं, उनमें पत्रकारों की, लेखकों की, संपादकों की, प्रूफ रीडर की और उसके साथ साथ टाइपिस्ट तक की नौकरियां हैं, उनके संवाददाताओं की नौकरियां हैं, और ये सब हिंदी में। दूसरे जो राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पर भी हिंदी जानने वाले पत्रकारों को नौकरियां मिल जाती हैं, क्योंकि आधी खबरें तो हिंदी में ही होती हैं। और पीटीआई, एएनआई, ये जो इस तरह की जो संवाद एजेंसियां हैं वो भी अपने समाचार हिंदी और अंग्रेजी में ही जारी करती हैं, और उनको अनुवाद करने के लिए, उनको ठीक से लिखने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो आप लोग ही हैं जो इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह की नौकरियां हैं। इसके साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र के अलावा प्रूफ रीडिंग हिंदी, जो और बहुत से छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, जो आजकल पोर्टल्स भी आ गए हैं, वेब पत्रकारिता आ गई है, और अब लोग स्वयं अपने वेब पोर्टल और अपने जो एक तरह से कहें कि समूह बना रहे हैं, जिनके द्वारा एप्लीकेशंस बना रहे हैं, जिनके द्वारा वे अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं। तो इसको हम इस पर आगे भी बात करेंगे। तो पत्रकारिता का बहुत विशाल क्षेत्र है। आप बीए और एक सेकेंड वीसी मैडम को बोल दो। तो जो ये पत्रकारिता का क्षेत्र है, इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, और इसमें आप एक पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म कर लीजिए। ये कहीं से भी किया जा सकता है, चाहे आप कोई भी एक साल का कोर्स है, और इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छे जॉब्स मिल सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊं, अगला जो क्षेत्र है वो है साहित्यिक हिंदी का, जो कि आप जानते ही हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बताऊं, आप एक लेखक बन सकते हैं। लेखक बनने के लिए आपके पास अच्छे विचार और लिखने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप हिंदी के साहित्यकार बनना चाहते हैं तो अच्छा साहित्य पढ़िए, लिखना शुरू कीजिए, 2-3 साल दीजिए, अच्छी पत्र पत्रिकाओं में लगातार भेजते रहिए। ये मत सोचिए कि कोई छापेगा या नहीं छापेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको लिखना है, और लिखते रहने से ही आपकी कलम धारदार बनेगी। करति करति अभ्यास के जड़मति होत सुजान, जो कहा गया है वो यही है कि अगर आप 1000 पृष्ठ लिखेंगे तो उसके बाद लिखे हुए जो आपके पृष्ठ होंगे वो काफ़ी धारदार होंगे, फिर कोई आप उस पर कलम नहीं चलाएगा कि आपने क्या लिख दिया है। तो एक तो साहित्यकार बनिए। दूसरा है वैचारिक और मूल्य आधारित लेखन की बहुत कमी है हिंदी में, आप इसको ध्यान दीजिए। वैचारिक और मूल्य आधारित लेखन है, जो इस तरह की किताबें, इस तरह के आलेख लिखने वाले बहुत कम लोग हैं, और उनको कोई पुरातनपंथी पारंपरिक मान लेता है। लेकिन सच तो ये है कि आज इसकी बड़ी आवश्यकता है कि जब हम अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों की बात करते हैं तो हमें अब भारतीय मूल्य और भारतीय परंपराओं का ज्ञान पहले होना चाहिए, तब हम आगे उसकी बात करें। तो वैचारिक पुस्तकें, वैचारिक आलेख, मूल्य आधारित चीज़ें, ये आप लिख सकते हैं। साथियों, इतने विषय बढ़ गए हैं, ज्ञान की कम से कम 600 से ज़्यादा शाखाएं देश भर में, दुनिया भर में हैं। तो क्या उनसे संबंधित इतने शब्दकोश हैं हमारे पास? उनका शब्द भंडार है? नहीं है। तो आप शब्दकोश निर्माण या शब्दकोश का संचयन करके उनके निर्माण कार्य में भी योगदान दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और सच मानिए कि आज तक ऐसा कोई प्रकाशक नहीं है जो आपके शब्दकोश को छापने से मना कर दे। उसके लिए आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, नाम तो मिलेगा ही। एक थिसारस लिखने के लिए आज आप अरविंद कुमार जी को, कुसुम कुमार जी को हम आज तक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला और बड़ा काम किया थिसारस के लिए। तो इस तरह से कोश निर्माण के क्षेत्र में आप जाएंगे तो बहुत काम खाली पड़ा है, कोई करने वाले बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, और आप एक ग्रुप बनाकर इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको आकर बोलेगा, ये आपको खुद अपना दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है। इसके साथ साथ लोक साहित्य का सर्वेक्षण कीजिए, दृश्य श्रव्य माध्यमों में उसका संचयन करके उसका रूपांतरण कीजिए, और उसको एक तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, दस्तावेजीकरण है। साथियों, आपको ये पता ही होगा कि विजयदान देथा ने 13,000 राजस्थानी की लोक कथाएं संचित की हैं। राम बहादुर मिश्र जी हैं, उन्होंने अवधि के 1000 होली गीत इकट्ठा करके उन्होंने पब्लिश कराया, जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा है।
तो आप इस तरह के अगर कार्य करते हैं तो वो ऐतिहासिक और हमारी पारंपरिक धरोहर भी होगी और आपका नाम लेवा भी आगे बचा रहेगा। आर्थिक रूप से तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, धीरे धीरे पैसा कमाने लगेंगे, पैसा आएगा, लेकिन ये आप सोचें एक दिन में नहीं आए, हर क्षेत्र में कुछ समय देना पड़ता है। आप बीए, एमए और उसके बाद पीएचडी करते हैं तो भी 25 से 30 साल हो ही जाते हैं। तो अगर आप बीए, एमए करने के साथ साथ कोई ऐसा क्षेत्र चुन लें इनमें से, तो 2-3 साल, 4 साल दे देंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें आपका रोजगार, स्वरोजगार भी आ सकता है, पैदा हो जाएगा। अगला एक जो क्षेत्र है वो प्रौद्योगिकी में हिंदी, यानी टेक्नोलॉजी में। साथियों, आपको पता है कि आज हिंदी सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर सब अंग्रेजी में ही बनते हैं क्योंकि उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता है, उसमें हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होता है, उसमें बाइनरी और मशीन लैंग्वेज होती है, 0 और 1 लॉजिक के साथ। लेकिन जब वो हमें दिखता है तो उसमें हिंदी भी होती है। सी डैक ने इसमें बहुत काम किया है, सबसे पहला और शुरुआती काम सी डैक ने किया है, उसके बाद तो बहुत लोगों ने किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस समय आवश्यकता है कि हिंदी जानने वाले लोग अपने जो कंप्यूटर जानने वाले, प्रोग्रामिंग जानने वाले साथियों के साथ मिलकर ऐसी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं। उन नौकरियों को आप पा सकते हैं जहाँ पर थोड़ी प्रोग्रामिंग भी आप सीख सकते हैं। अगर 1 साल का आप डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पाइथन है, सी है, विजुअल सी वगैरह, ये 3-4 लैंग्वेजेस अगर आप सीख लेते हैं साल भर में, तो आप प्रोग्रामिंग अच्छे से कर सकते हैं और तब आप हिंदी के अच्छे सॉफ्टवेयरों में अपना योगदान दे सकते हैं। और आप आईटी के 1-2 साथियों को चुनकर अपनी टीम बनाकर इस काम को बहुत अच्छा अंजाम दे सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली है, जो पारिभाषिक शब्दावली है, उनके हिसाब से आप नए नए शब्दों की तकनीकी डिक्शनरी भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये तकनीकी डिक्शनरी का काम क्या होगा। ये टेक्निकल डिक्शनरी जो है, ये जैसे मोबाइल की डिक्शनरी है। आपको जब शुरू में मोबाइल फ़ोन आया तो इसकी बहुत छोटी छोटी किताबें आती थी और उन किताबों में अंग्रेज़ी के साथ हिंदी में उसकी पूरी पुस्तक होती थी और उसकी शब्दावली भी होती थी। तो वो सब अनुवाद कौन करता था? हम लोग करते थे और आज भी करते हैं। तो ये कार्य भी जो आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर करेंगे तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए यही योग्यता है कि आपको हिंदी की अच्छी जानकारी हो, तकनीकी विषयों के बारे में थोड़ा आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप एक सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मददगार होगा। या फिर आप ऐसी टीम बनाएं जिसमें आपके साथी, जैसे कि जो कोई इंजीनियर है और कोई एमबीए है, तो वो एक अच्छी कंपनी बना सकता है। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर वाला है और हिंदी वाला है, तो एक हिंदी के अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये कार्य भी किया जा सकता है। साथियों, नया जो एक रोजगार का क्षेत्र है वो है टेक्निकल राइटर बनना, यानी जिसको कहते हैं कंटेंट राइटर या कंटेंट राइटिंग करना। कंटेंट राइटिंग क्या है? आप शिक्षा की पुस्तकें, बहुत बड़े बड़े जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिष्ठान हैं, शैक्षिक प्रतिष्ठान हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो अपनी किताबें लिखवाते हैं। उनके लिए उनके लेखक उनके संस्थान में वो परमानेंटली रहते हैं, उनको तनख्वाह मिलती। उनका काम है पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के हर सब्जेक्ट की, हर कक्षा की किताबें लिखना, और वो लिखते रहते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं। तो ये टेक्निकल राइटिंग है। इसके साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इस क्लास की किताबों से के अलावा भी बहुत सा लेखन करना है जो हम कर सकते हैं और जो नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों का लेखन आप कर सकते हैं, उन पर पुस्तकें और आलेख और इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। उन पर थोड़ा मेहनत करें तो सकते हैं जो जिसको लोग जानना चाहते हैं। आजकल किताबों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिंट माध्यम करके लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जो सहायक पुस्तकें, जैसे कि उर्वशी के ऊपर लिखा होगा कई लोगों ने, लेकिन अगर आप उर्वशी के अगर पाठ्यक्रमों में लगी है और उसके ऊपर अगर आप कोई उसकी टीका जैसी पुस्तक लिखते हैं, 4 पुस्तकें पढ़ के और अपने ज्ञान के आधार पर आप भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और ये नई नई जो पुस्तकें हैं वो कोई भी चलती हैं और उनको छात्र लेना भी पसंद करते हैं। इसी तरह एक उदाहरण के लिए मैंने उर्वशी का लिया। आप बहुत सी किताबें आप खुद ध्यान देंगे नेट सेट के आधार के लिए
या और ऐसी आईएएस के लिए प्रतियोगिताओं से संबंधित जो नौकरियां हैं उनसे संबंधित जो है पुस्तकें हैं, वो तकनीकी लेखन है। उसके साथ साथ साथियों, भारतीय साहित्य, संस्कृति, भाषाओं, बोलियों, त्योहारों आदि के का इतिहास लेखन हमारे यहाँ नहीं। आप इन सब चीज़ों का इतिहास लिखें, एक एक चीज़ का इतिहास, दीपावली का इतिहास, होली का इतिहास, रक्षाबंधन का इतिहास, इसके पढ़ने वाले होंगे। आप एक लोकप्रिय लेखक बनेंगे और आपको थोड़ी रिसर्च करके ये लिखने में आसानी होगी। हमारे त्यौहार हैं, हमारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, हमारी संस्कृति के जो विभिन्न पक्ष हैं उनके ऊपर, खान पान है, इसके ऊपर कहाँ लिखा जाता है। तो इनके ऊपर अगर आप लिखना चाहें, संस्कृति के जो विभिन्न पहलू हैं इन पर अच्छी तरह से आप लिखेंगे और निश्चित मानिए आपको प्रकाशक भी मिल जाएंगे, या ऑनलाइन तो आप प्रकाशित कर ही सकते हैं। आपको ज़रूरत भी नहीं है कि अगर ऑफलाइन नहीं मिल रहा है प्रिंट, तो ऑनलाइन भी आप पब्लिश कर सकते हैं। बड़े बड़े लेखक ऑनलाइन होने के बाद ऑफलाइन में गए। इसके लिए योग्यता क्या है? अच्छी हिंदी का ज्ञान और आंखें खुली रखना, जो कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा सा आप रिसर्च करने में आप अपने को गहराई से लगा दें कि थोड़ी शोध करके आप लिखेंगे तो वो ऐतिहासिक महत्व होगा। और इनका एक फॉर्मेट बना लीजिए, ये किताबें लिखने में बहुत समय भी नहीं लगेगा। एक प्रश्नावली बना लीजिए कि उस विषय से संबंधित कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए, और उन सब की प्रश्नावली बना के उनके उत्तर खोजिए और उनको लिखिए, इतिहास से लेकर वर्तमान तक। निश्चित मानिए वो अच्छी किताबें बनेंगी। तो ये कंटेंट राइटिंग जो तकनीकी लेखन है, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगला जो विषय है वो है न्यू मीडिया। साथियों, न्यू मीडिया का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया मतलब एक 20-30 सालों का है। लेकिन अब जब से स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए तो न्यू मीडिया का विस्फोट हो गया। और न्यू मीडिया में सबसे ज़्यादा आपको बताऊं क्या है, पत्र पत्रिकाएं हैं, वेब पोर्टल्स हैं, हिंदी के जो ब्लॉग्स हैं, इनमें लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं और ये आप अपने लिए भी खोल सकते हैं। इनमें नौकरियां किसकी हैं? संपादक की है, लेखक की है। भले ही वो मुद्रित रूप में प्रकाशित ना हो, लेकिन ऑनलाइन प्रकाशन के लिए भी लोगों की आवश्यकता होती है। एक पोर्टल जो जोश 18 है, या वेब दुनिया है, या जो हिंदी समय है, या फिर कोई भी हिंदी का जो बड़ा पोर्टल है, कविता कोश, अभिव्यक्ति, इन सब में कई लोग कार्य करते हैं और उन लोगों का अच्छा भविष्य है, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। हिंदी पोर्टल आप स्वयं भी बना पोर्टल्स हैं, उनमें नौकरियां भी पा सकते हैं और अच्छी नौकरियां मिलेंगी। उनमें आपको करना क्या है? उनमें आपको टेक्निकल राइटिंग करनी होती है, समाचार लिखने होते हैं, अंग्रेजी के समाचारों को रीराइट करना होता है, पुनः लेखन करना होता है। उसके साथ साथ विज्ञापन है, उनका अनुवाद करके लिखना होता है। देश विदेश के न जाने कितने विषयों पर आधारित सामग्री आती है, उस सामग्री को आपको हिंदी में लिखना होता है। यानी आपके पास अपार संभावनाएं हैं न्यू मीडिया के क्षेत्र में। आपको लगता है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, या फिर इसके साथ जो ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब है, टिकटॉक है, इनमें आप क्या कर सकते हैं? मित्रों, आप अपने आजकल टिकटॉक तो आप बनाने ही लगे हैं। मुझे पता है इसमें कई ऐसे साथी हैं जो टिकटॉक वीडियो भी बनाते हैं। आप टिकटॉक वीडियो इस तरह से बनाइए जो बना दी। आप ऐसे यूट्यूब वीडियो बनाइए जो आपको स्टार बना दे, जो आपके लिए रोज़गार पैदा करे। अगर आप 10,000 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब के, तो यूट्यूब आपसे खुद ही फ़ोन करके कहेगा कि आप भैया अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे डालने वाले हैं और इस पर विज्ञापन चलाने वाले हैं। यानी आप ये पारंपरिक नौकरियां भले ही कम हो रही हैं, लेकिन ये नई नौकरियां और नए तरह के कार्य आपके लिए उपस्थित हैं, ज़रूरत है। ई कल्पना, रचनाकार, शब्दांकन, मातृभारती ऐप है, समालोचन है, ये बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। इस तरह से और बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जो बहुत कमर्शियल लेवल पर भी हिट हैं, क्योंकि उन्होंने साहित्य के साथ साथ बाकी सब चीज़ों को भी संभाल रखा है। तो आप जान रहे हैं उसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं और वो सारे लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए भी आपके एक हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए,
और अगर थोड़ा सा अगर आप आईटी के बारे में जान लें, टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सीख लें, अगर कुछ नहीं आपको कोर्स करना है तो 1 महीने भर का कोई कोर्स किसी कंप्यूटर वाले से सीख लें तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है। आप मोबाइल ऐप बना सकते हैं। मोबाइल ऐप बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। आपके साथ एक टेक्नोलॉजी वाला कोई साथी होना चाहिए, वो बना देगा, बहुत पैसे भी नहीं खर्च होते हैं और आप इसको अच्छी तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। अगला क्षेत्र है जो हिंदी का, जो नया इमर्ज हुआ है, 20 सालों में बहुत तेज़ी से आया है, और वो है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में हिंदी। जैसे बिज़नेस इंग्लिश चलती है वैसे बिज़नेस हिंदी। आप कहेंगे ये बिज़नेस हिंदी क्या है? बिज़नेस हिंदी का कॉन्सेप्ट बिज़नेस इंग्लिश की तरह ही आया है, और साथियों इसका मतलब है कि साहित्य की नहीं, संवाद की भाषा के रूप में हिंदी। संवाद कैसा? जो व्यापार में काम हो रहा है, काम कर रहा है, जो संवाद व्यापार की भाषा के साथ जुड़ा हुआ है। और इसमें जैसे सबसे पहले नौकरियां आई कॉल सेंटर में। अब इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स में अंग्रेज़ी चलती है, तो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती सब चलती है। अगर आपकी हिंदी ठीक ठाक बोलने की अच्छी आदत है और अच्छी हिंदी आप थोड़ा बोल सकते हैं, आपकी आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप बहुत अच्छी तरह कॉल सेंटर में आपको नौकरी मिल सकती है। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, इसमें भी कई तरह की हिंदी से जुड़ी हुई नौकरियां हैं। टेलीकम्युनिकेशन यानी जो संचार से जुड़ी हुई हिंदी की सेवाएं, उनमें। इसके साथ विदेशों में जो व्यापारिक कंपनियां हैं, वहाँ पर हिंदी की ज़रूरत है, हिंदी जानने वाले, समझने वाले लोगों की। और जो विदेशी कंपनियां भारत में हैं, उनमें भी हिंदी बोलने, समझने और जानने वालों की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जो विदेशी बाहर से आते हैं, उनको हिंदी जो सिखाई जाती है वो बिज़नेस हिंदी है। उसको सिखाने के लिए आपको एक अच्छे हिंदी भाषा शिक्षक की ज़रूरत है, जो उनको बिज़नेस हिंदी यानी कामकाजी हिंदी, व्यापारिक रूप से या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाली हिंदी सिखा सके। इसके साथ साथ आप व्यावसायिक कंपनियों के जो देशी विदेशी जानकार हैं, उनकी नौकरियां आप विदेशों में भी पा सकते हैं। वो बहुत सी मोबाइल कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं और टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, केमिकल्स की हैं, ऑटोमोबाइल्स की हैं, उन सब में भी हिंदी के जानकारों की ज़रूरत होती है। आपको बताऊं कि ऑनलाइन हिंदी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, विकिपीडिया, इस तरह की जो जगहें हैं, ऑनलाइन चीज़ों में भी हिंदी लेखकों की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी बहुत बड़ा बाज़ार है और हिंदी के इतने बड़े बाज़ार में हिंदी में उस सामग्री को देने के लिए बहुत से लोगों की, लेखकों की आवश्यकता है। तो साथियों, अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सीख लें, थोड़ा सा तकनीक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें, तो आप अपनी हिंदी के द्वारा ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं, अच्छी नौकरियां पा सकते हैं। इसके लिए इसमें कोई अधिक आवश्यकता नहीं है योग्यता की। आपकी योग्यता वही है कि आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान तथा अंग्रेज़ी का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए। आप जान सकते हैं कि इन क्षेत्रों में नौकरियों की कमी होने वाली नहीं। अगला जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो है मीडिया। मीडिया में हिंदी। साथियों, मीडिया का अर्थ है फिल्म, धारावाहिक, विज्ञापन, इनमें स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, संवाद लेखक और इसके साथ साथ अनुवादक, लैंग्वेज टीचर्स, एक्टिंग टीचर। लैंग्वेज टीचर जो बड़े बड़े एक्टर हैं, अभिनेता हैं, जो कैटरीना कैफ या इस तरह की जो बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, उनको हिंदी अच्छी सिखाने के लिए जब उनको रोल मिल जाता है, तो उसके लिए एक अच्छे हिंदी टीचर की ज़रूरत होती है कि आप इस रोल को, इस किरदार को निभाने के लिए आप ये शब्द इस तरह बोलें, ये वाक्य इस तरह बोलें। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन इसके लिए अच्छे हिंदी जानने वाले टीचरों की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ जो प्रिंट मीडिया में भी क्रिएटिव और तकनीकी दोनों लेखकों की ज़रूरत है। जो मीडिया की जो पत्रिकाएं हैं, जो फिल्मों से जुड़ी हैं, अखबारों में उनके कॉलम्स हैं, हर अखबार में, पत्रिका में, पोर्टल में फिल्म और टेलीविज़न, धारावाहिक, सिनेमा, विज्ञापन लेखन, कॉपीराइटिंग, इनसे संबंधित पेज होते हैं, उनको बहुत बड़ा
स्पेस दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। और इनमें आपको करना क्या है, आपको कलाकारों को प्रोत्साहन देना और उनको लेखन सपोर्ट देना, ये भी एक नया काम है जो इसको थोड़ा सा कहते हैं इमेज कंसल्टेंट। बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनको सपोर्ट देने के लिए भी हिंदी लेखकों की और हिंदी के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी इमेज तो हिंदी में ही बनेगी। भले ही वो अंग्रेज़ी में मीडिया में बात करें, लेकिन सिनेमा और धारावाहिक और विज्ञापन में वो हिंदी ही बोलते हैं। तो उनकी जो इमेज आम जनता में हिंदी बोलने वाले की ही होती है। इसके लिए उनको निरंतर प्रशिक्षण लेना पड़ता है और अपने साथ उन लोगों को रखना पड़ता है जो उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दे सकें। जैसे पीके फिल्म में आमिर खान का जो रोल है उसके लिए हमारे मित्र हैं झा साहब, तो उनको रखा गया था और उन्होंने उनको उस भाषा का ज्ञान कराया कि आपको भोजपुरी के उच्चारण को किस तरह से अवधी और भोजपुरी का मिक्स करके कैसे बोलना। तो बहुत अच्छा क्षेत्र है इस तरह का। इसके साथ मीडिया में रंग कर्म भी है, जिसमें नाटक लेखन है, नाट्य कर्म है। क्या ये है नहीं, नए नए नाटक समूह बनते हैं। आजकल तो नाटकों का मंचन, उनका यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालना, उनको वायरल करना और विभिन्न नाट्य समूहों में भेजना। हर जो बड़े देश के जो बड़ी सरकार के बड़े मंत्रालय हैं उनमें भी बहुत सारे इस तरह के विज्ञापन बनते हैं जो प्रचार और प्रसार से संबंधित होते हैं। वो इन नाट्य समूहों को या फिर अभिनेताओं को या प्रोडक्शन कंपनियों को दिए जाते हैं। तो उनमें भी हिंदी अच्छी जानने वाले लोगों की ज़रूरत होती है, वही लोग बनाते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो अंग्रेज़ी फ़िल्में हैं, धारावाहिक हैं, जो विदेशी सिनेमा से या फ़िल्मों से आते हैं, सीरियल हैं, उनको हिंदी में उनका सबटाइटल किया जाता है और उन सबटाइटल को हिंदी में अनुवाद भी किया जाता है। अगर आप रूपांतरित भी करते हैं, अनुवाद भी करते हैं। अगर आप जापानी जानते हैं तो आप शिनचैन और डोरेमोन जैसे बच्चों के जो सीरियल हैं उनका अनुवाद आप हिंदी में कर सकते हैं। और हैं जिनको आप मीडिया से जुड़कर कर सकते हैं। इसके साथ जो है आपको पता होना चाहिए कि डबिंग और वॉइस एक्टिंग का एक काम होता है। जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जिसको लगता है कि वो अपनी आवाज़ के बल पर कुछ कर सकता है, तो उसको 1-3 महीने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए ऑडियो में, जो वॉइस एक्टिंग और डबिंग की, और उसके पास काम की कोई कमी नहीं होगी। आपको 1 मिनट से 1 घंटे तक की डबिंग के लिए आराम से 1000 रुपये तो मिल ही जाते हैं। अगर आपने 4 घंटे रोज़ कर लिया तो आपको 4000 रुपये एक दिन के हो गए। और साथियों, काम की कोई कमी नहीं है। 1000 चैनल हैं, सैकड़ों सीरियल बनते हैं और विज्ञापन बनते हैं, और उसके साथ साथ प्राइवेट कंटेंट बनता है, यूट्यूब है। उसके बाद वेब सीरीज़ आ गई हैं। वेब सीरीज़ का दिखाने का पर्दा भले ही छोटा हो, बनाने की प्रक्रिया तो फिल्म जैसी ही है। सब कुछ धारावाहिक और फिल्म की तरह ही बनता है। तो उसको बनाने के लिए उतने ही लोगों की, वैसे ही स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप देखते हैं कि फिल्म या धारावाहिक की। तो ये सारा काम करने के लिए क्या ज़रूरी है? आपको अच्छी हिंदी आती हो, आप 1 साल का जनसंचार में एक डिप्लोमा कर लीजिए, या किसी ऐसे प्राइवेट संस्थान से, या किसी ऐसी एकेडमी से जो आपको मीडिया के बारे में एक जानकारी दे सके। बाकी लेखक तो आपके अंदर बैठा है। अगर आप लिख सकते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र खुला पड़ा है। और या आप बोल सकते हैं अच्छा, प्रभावी ढंग से, आपकी भाषा अच्छी है, आपके पास उच्चारण अच्छा है आपका, और आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है, तो आपके पास नौकरियों की कमी नहीं रहेगी, और नौकरी से ज़्यादा आप इसमें अपना काम कर सकते हैं। साथियों, इसके अलावा जो और भी काम है वो है जनसंपर्क का काम। जनसंपर्क, जैसे मैंने बताया, उसमें वित्तीय साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाना है। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में, स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हैं। जैसे सर्वेक्षण कराना, उन सर्वेक्षणों को के डेटा को एकत्र करके उनको बेचना, और इसके साथ साथ घर घर से आंकड़े करना। आपको शायद पता हो कि हर विज्ञापन, जो बड़ी विज्ञापन कंपनियां हैं, उनके पास सर्वेक्षण करने के लिए लोग होते हैं, और वे सर्वेक्षण घर घर से कराए जाते हैं, और उस सर्वेक्षण के आधार पर फिर उनकी डेटा एनालिसिस होती है।
और फिर वो अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अगर अच्छी हिंदी आती है तो आप ये कार्य भी कर सकते हैं। आपको घूमने का शौक़ है, आपको जाने का, घर घर जाने का या लोगों से मिलने का शौक़ है, तो इस कार्य को आप कर सकते हैं। आपको एक कार्य दिया गया है तो आप उसके साथ 2 कार्य कर सकते हैं। आप जाते हैं सर्वेक्षण के लिए तो आप लोक साहित्य के बारे में भी पता करके आइए। अगला सर्वेक्षण आप अपने लिए लोक साहित्य का कर लीजिए। यानी आप एक तीर से 2 या 3 निशाने भी लगा सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा अपने क्षेत्र को बढ़ाइए, आप अपना दृष्टिकोण बढ़ाइए, आपके पास रोज़गार की, कामों की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ-साथ जनप्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों की छवि का निर्माण करना। बहुत बड़े-बड़े नेता लोग हैं, बड़े अफ़सर हैं, अधिकारी हैं, प्रभावी व्यक्ति हैं, कलाकार हैं या फिर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनको अपने ऊपर, अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, अपने योगदान के बारे में लिखवाना होता है। वो कौन लिखता है? आप लोग ही लिखते हैं और उस लेखन के लिए आपको पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही लिख कर छोड़ दें। तो जो इस तरह के कार्य हैं, इमेज कंसल्टेंट जैसा, इनमें आप अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ-साथ समाज निर्माण से जुड़े जिन कार्यों के साथ आप जुड़ेंगे उनमें भी आप स्वतंत्र रूप से अपना योगदान दे सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत सी ज़रूरतें हैं, तो कुछ चीज़ें आप उनके साथ मिलकर करें, कुछ स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी हिंदी, थोड़ी अंग्रेज़ी और एक वाक्पटु होने की ज़रूरत है। अगर आप वाक्पटु हैं, अच्छा बोल लेते हैं आप, तो आपको कोई कार्य की कमी नहीं रहेगी इस क्षेत्र में। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और वो आपकी अपनी योग्यता, आपके विवेक पर निर्भर करता है, वो हिंदी में स्वरोजगार निर्मित करना। स्वरोजगार यानी अपने लिए रोजगार स्वयं बनाना। मित्रों, आपको पता है पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। ये दुनिया भर का, कोरोना से पहले दुनिया भर का नंबर 1 उद्योग है। ये कहें कि नंबर 1 इंडस्ट्री है पर्यटन उद्योग की। इधर इस साल ये बुरा समय चल रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद ये उद्योग फिर से खड़ा होगा, क्योंकि पर्यटन से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और पर्यटन को आप अपनी भाषा में पर्यटन से जुड़ी बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, कर सकते हैं, उसके विशेषज्ञ बन सकते हैं। आप घूमने जाते हैं, अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आप जहाँ जाते हैं वहाँ के फ़ोटो और वहाँ के जो है विषयों के ऊपर आप अच्छा लिखिए। आपको छापने वालों की कमी नहीं है और पैसे देने वाले भी मिलेंगे। धीरे-धीरे ये आपका व्यवसाय भी बन सकता है। उसके ऊपर आप किताबें भी लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसके साथ अगर आप पर्यटन में कूदेंगे तो आपके साथ होटल प्रबंधन, इसका भी बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। इसमें आप थोड़ा-सा आप दिमाग लगाएँगे तो आप हिंदी में ऐसी चीज़ें लिख सकेंगे जो हिंदी में उपलब्ध ही नहीं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अगर आप देखें तो अंग्रेज़ी में बहुत सी सामग्री है, हिंदी में नहीं मिलती है, उसमें लिखने वाले लोगों की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर यानी ऑनलाइन सेवा प्रदाता। अब सेवा प्रदाता क्या होता है? जो किसी तरह की सर्विस किसी को दे सके। आप अगर ऑनलाइन सर्विस किसी को दे सकते हैं तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अभी इस तरह की चीज़ें लोगों के पास ऐसे काम और ऐसी माँग आ रही है कि आप हमें ये करके दे दीजिए, हम आपको ये पैसा देंगे, हमारे लिए ये लिख दीजिए, हमारे लिए ये बना दीजिए, हमारे लिए ये सर्वेक्षण कर दीजिए। तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर आप अगर बन सकते हैं तो आपको विदेशों से भी काम आ सकता है और देश से भी आ सकता है। बहुत से लोग जो खुद अनुवाद करते थे, विज्ञापनों के क्षेत्र में कार्य करते थे, उन्होंने अपनी अनुवाद की कंपनियां बना ली और आज 50 से 100 लोगों तक को नौकरी दे रहे हैं। इतना काम उनके पास है, क्योंकि ये समय ऐसा है बहुभाषिकता के साथ जुड़ने का और बहुभाषिक होके बहुविषयक भी समय है। तो ऐसे सारे विषय आज से 40-50 साल पहले टेक्नोलॉजी जो मोबाइल और संचार से एक आम किसान का सीधा लेना देना कुछ नहीं होता था, लेकिन आज उसके पास भी मोबाइल है, इंटरनेट है, जियो है। तो आज आप समझ लीजिए कि इस तरह से जो टेक्नोलॉजी घर घर में पहुंच गई है, तो उसने क्या किया है कि जो दूरियां मिट गई हैं और दूरियों के साथ जो इतना बड़ा एक गैप था, जो
बड़े ऊंच लोगों में और पैसे वालों और बिना पैसे वालों में टेक्नोलॉजी ने उस गैप को पाटने में मदद की। पैसे भले ना हो, लेकिन आज सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास 4G टेक्नोलॉजी है और उसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं। तो मित्रों, इंफोटेनमेंट और डॉक्यूमेंट्री निर्माण ये भी एक बड़ा क्षेत्र है। आप देखिए, डॉक्यूमेंट्री आज दुनिया में, जैसे आपको फिल्मों के लिए ऑस्कर मिलता है, हर साल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए भी ऑस्कर मिलता है। और जिस साल हमारे यहाँ 2008 में शायद जो स्लम डॉग मिलियनेयर को 8 ऑस्कर मिले थे, उसी साल एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी भारत में, स्माइल पिंकी। और स्माइल पिंकी आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी, उसको भी ऑस्कर मिला था। तो डॉक्यूमेंट्री निर्माण क्या है? ये जो फिक्शन यानी जो कथा को छोड़कर बहुत सारे विषय हैं दुनिया भर में जिनको विजुअल डॉक्यूमेंट करने की आवश्यकता है, जिनके ऊपर दृश्य, श्रव्य, चित्र और डॉक्यूमेंट्री बनाने की ज़रूरत है, जिनको वृत्त चित्र पहले कहते थे, अब उनको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। तो वो क्या है? वो डॉक्यूमेंट की तरह बनाना है, लेकिन उसको ऑडियो विजुअल फॉर्म में बनाना है। उसके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है। IDPA है, इसमें जुड़ी हुई है, इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, मैं भी उससे जुड़ा हूँ। तो हम लोग उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को दूरदर्शन पर भी चलाने के लिए उनकी स्लॉट रहती है, और बहुत बड़े फिल्म फेस्टिवल्स जो होते हैं उनमें हम लोग पार्टनर रहते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री के लिए शॉर्ट फिल्में जो 30 सेकेंड, 10 सेकेंड से लेकर आधे घंटे या 1 घंटे तक की जो डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्में बनती हैं, उनके बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। मूवीज़ है, या फिर ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्मों के फेस्टिवल भी हैं जो दुनिया भर में होते हैं। उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनको बना के, और उनमें पार्टिसिपेट करने के बाद अगर कोई आपकी फ़िल्म या शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिल गए, तो आपको 4 काम और ऐसे मिल जाते हैं। और आप ये जान लीजिए, डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत खर्चीला नहीं है, इसमें सहयोग और एक टीम बनाने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा अपने होराइज़न को, अपने क्षितिज को बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण और शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए अगर आप उत्सुक हैं, तो आपके पास दुनिया भर के 500 से 1000 जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं साल भर, वो खुले पड़े हैं। उनमें आप अपने जो है कार्य को भेजिए, और आपको निश्चित ही समझ लीजिए, अगर आपने अच्छा बनाया है तो आपके लिए कहीं फिर आगे काम की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके साथ डबिंग और रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। जो हमारे जो रचनात्मक लेखन का प्रशिक्षण भी आप दे सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग की टीचिंग, कविता कैसे लिखी, कहानी, निबंध, नाटक, वैचारिक पुस्तकें, टेक्निकल राइटिंग कैसे लिखी जाए, अगर आप अच्छा सा बता सकते हैं तो आप कर सकते हैं। आप ये जान लीजिए कि मुर्गी अंडा दे सकती है, लेकिन मुर्गी अंडे के बारे में, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता, प्रोटीन क्वालिटी और कैलोरी के बारे में नहीं बता सकती। इसलिए जो लोग अच्छी रचनाएं लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी रचनाएं कैसे लिखी जाएं ये पढ़ा भी सकें। इसलिए मित्रों, आप अगर अच्छी रचनाएं कैसे लिखी जाएं, इसके बारे में अगर आप आलोचकीय दृष्टि से आप किसी को बता सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। और इस समय लेखन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत ही ल्यूक्रेटिव जिसको कहते हैं, अच्छा क्षेत्र है जिसमें जुड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ पत्रिकाओं का प्रकाशन आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कि जाहिद भाई ने किया ही है, और ऐसे बहुत से लोग करते हैं। पत्रिकाओं का प्रकाशन भी एक अच्छा कार्य है, क्योंकि पत्रिकाओं के लिए अपना पाठक वर्ग आपको ढूंढना है, तय करना है और उससे जुड़ना है, और आप सही निकालेंगे चीज़ें तो पत्रिकाएं आपकी चल जाएंगी। दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण करना है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब के लिए या और किसी कार्यक्रम के लिए, इस तरह के। इसके साथ पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय भी है। जो पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय है, उसमें आप बहुत सी पुस्तकें दूसरों की छाप भी सकते हैं। आप कुछ लोग जुड़कर एक साथ टीम बना लीजिए, और आप उनके लेखन को पॉलिश कर सकते हैं, उनका संपादन, प्रूफ रीडिंग और उनको मार्ग निर्देश कर सकते हैं। लोग लिखने वाले हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है उनकी पुस्तक छपेगी कैसे, किस तरह छपेगी, किस फॉन्ट में छपेगी, किस तरह से उसकी फॉर्मेटिंग होगी, कहाँ जाएगी, कौन बेचेगा, वापस पैसा कहाँ से आएगा। पैसा एक बार उतना ना भी आए, लेकिन उनको लोग पढ़ने वाले तो हों। तो ये उनको बताने के लिए कौन बताएगा? हम आप बताएंगे, जो उसके विशेषज्ञ हो सकते हैं। लिखने वाले को लिखना पता है, उसको ये नहीं पता है कि उसको बेचना कैसे है, उसको लोकप्रिय कैसे बनाना है। तो इन क्षेत्रों से आप जुड़ सकते हैं। आप ये सोचिए कि आप सबसे ज़्यादा किस कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप अपनी क्षमताओं को देखिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास कार्य की कोई कमी नहीं है।
तो साथियों, ये इस तरह के बहुत सारे व्यवसाय और जॉब्स हैं, जो कार्य हैं जिनको आप कर सकते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि हिंदी आपने एक चीज़ चुनी है, उसको आपने अपने जीवन के 18-20 साल दिए हैं, साल 2 साल आप हिंदी से इतर कुछ ऐसी कुशलताएं प्राप्त कीजिए, भाषिक क्षमता है, स्किल्स जिनको कहते हैं, या टेक्नोलॉजी है, या फिर किसी क्षेत्र का ज्ञान है, कोई शोध है, उनका ज्ञान प्राप्त कीजिए और कोई डिप्लोमा कर लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए। आप निश्चित रूप से हिंदी के साथ जुड़कर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि अध्यापक बनना तो आसान कार्य है, लेकिन अध्यापक बनने के लिए उतनी नौकरियां होनी चाहिए जितने लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उतनी नौकरियां नहीं हैं। तो नौकरियों के न होने से आप दुखी हो, परेशान हो, हताश निराश हो, ये उचित नहीं है। आप जुड़िए, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं और अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो मैं जाहिदुल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया कि मैं यहाँ आपके साथ संवाद करूं। अब मैं चाहता हूं, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए, कुछ समय अभी है 6-7 मिनट, तो हम उस पर बात कर सकते हैं। हाँ, इसमें पूजा शर्मा ने एक सवाल किया है, मैं उसको बता रहा हूँ कि टू होम वी हैव टू मीट फॉर मीडिया एंड फिल्म काइंड ऑफ जॉब्स, वेयर दीज काइंड ऑफ जॉब्स पब्लिश्ड। पूजा जी, ये मीडिया की जो नौकरियां हैं, ये इस तरह से आपको नहीं मिलेंगी। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहती हैं। मीडिया बहुत बड़ा नाम है, मीडिया, उसमें बहुत सारे काम हैं। अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको क्या काम करना है? पटकथा लेखन से जुड़ना है। सबसे पहले आप जनसंचार का कोई एक कोर्स कर लीजिए, उसके बाद पटकथा लेखन या स्क्रिप्ट राइटिंग या संगीत लेखन, या फिर आप कंटेंट राइटिंग या अनुवादक या आप ट्रेनर क्या बनना चाहती हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा। इसके लिए आप उस क्षेत्र में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कीजिए, उन लोगों से मिलिए जो उनमें काम कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। और गाइडेंस एक बार मिल गया तो आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका अभी उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा। और पब्लिश करने के ये आप जान लीजिए कि इस तरह की नौकरियां थोड़ी बहुत उन ग्रुप्स में डाली जाती हैं जो इस तरह के ग्रुप्स हैं, और ये जो जॉब पोर्टल्स हैं उनमें ऐसी नौकरियां ज़्यादा डाली नहीं जाती, क्योंकि जो लोग जुड़े हैं उनको पता होता है कि हमें कैसे इन नौकरियों को पाना है। अगर आप उस क्षेत्र के लोगों से जुड़ जाएंगे तो आपको कुछ कार्य इस तरह के मिल जाएंगे। और आपने लोक साहित्य के लिए भी कहा है पूजा शर्मा ने कि डू वी अर्न मनी फॉर लोक साहित्य। लोक साहित्य हमारी विरासत है, हमारी परंपरा है। आप ऐसे ही तो लोक साहित्य से पैसा नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप भारत के विलुप्त होते लोक साहित्य पर, लोक कलाओं पर, लोक वाद्यों पर, लोक परंपराओं पर आप आलेख लिखें, आप किताबें लिखें, आप उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, उनके ऊपर फिल्में बनाएं, निश्चित डॉक्यूमेंट्री बनाएं, निश्चित रूप से आपको उसमें फ़ायदा होगा, पैसे भी कमाएंगे, और आपको ये भी पता होगा कि आप कैसे उनसे जुड़ सकते हैं। शरद ड्रोलिया ने लिखा है कि मैं लुकिंग फॉर ट्रांसलेशन जॉब इन हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू बंगाली, बंगाली टू इंग्लिश, बंगाली टू हिंदी। शरद जी, अगर आपको बंगाली, अंग्रेज़ी और हिंदी अच्छी आती है तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप अनुवादक, बहुत से ऐसे अनुवादक समूह हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मीडिया में जाएंगे तो आप जॉब पोर्टल्स पर भी ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ जो ये कारपोरेट कंपनियां हैं जो विज्ञापन से जुड़ी, करीब 1000 कंपनियां देश में हैं जो रजिस्टर्ड हैं। उन 1000 कंपनियों में से आप 50 जो हैं, जो टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके पास आप अपनी योग्यता का एक बायोडेटा भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। आप ये ध्यान रखिए कि आपको उनसे जुड़ना है, और किसी से जुड़ने के लिए आपको ये पता देखना तो पड़ेगा आप कैसे जुड़ें। और जब आप उस ग्रुप में चले जाएंगे तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं होगी। और कोई सवाल है? हाँ, देखिए, इस क्षेत्र में पार्ट टाइम काम का कैसा अवसर है, जैसे कोई अध्यापक है और नौकरी के साथ साथ। हाँ, देखिए,
पार्ट टाइम काम के लिए, अध्यापक के लिए तो कंटेंट राइटिंग और अनुवादक का काम बहुत अच्छा है। आप याद रखिए कि जो अध्यापक हैं, चाहे स्कूल टीचर हों, कॉलेज टीचर हों, विश्वविद्यालय के अध्यापक हों, वो अध्यापक अपने पढ़ाने के बाद इन कामों को कर सकते हैं। अगर वो द्विभाषिक या बहुभाषिक हैं तो उनके पास अनुवाद के काम की बहुत आवश्यकता है। आज अनुवाद में काम है। अनुवाद की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अनुवाद के लिए लोगों को ढूंढती रहती हैं। ये ख़ास बात होनी चाहिए कि आप किस तरह के और किस भाषा से अनुवाद कर सकते हैं। हिंदी में अनुवाद के लिए आप समझिए, विदेशी भाषाओं से सीधे हिंदी में अनुवाद के लिए बहुत संभावनाएं हैं। हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करने के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं। जिनकी अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी है, हिंदी भी अच्छी है, तो हिंदी से अंग्रेज़ी में अगर आप अनुवाद कर सकते हैं तो अच्छे अनुवादक मिलते नहीं हैं। इसमें आप समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा और बहुत अच्छा काम भी मिल सकता है। और ये पार्ट टाइम काम है। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे रोज़ करेंगे तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो पार्ट टाइम करते हैं। आप रोज़ के 2 घंटे इसके लिए दे दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और बहुत अच्छा नाम भी मिलेगा इसके साथ साथ। और टेक्निकल अनुवाद भी है, साहित्यिक अनुवाद है, जो वर्ल्ड फेमस बुक्स हैं उनको आप कर सकते हैं। उनके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। पूजा शर्मा जी, ये शोध संवाद फोरम है, यहाँ भी जुड़ सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको अगर कुछ और इसमें संदेह होगा तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो अभी 2-3 मिनट है जो हम उस पर बात कर सकते हैं। आप ये याद रखिए कि अगर आप, हाँ, एक सवाल आया, अगर हम एक ट्रांसलेशन कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? ये तो बहुत अच्छा कार्य है और बहुत अच्छा सुझाव है आपका। आप ट्रांसलेशन कंसल्टेंसी मत कीजिए, ट्रांसलेशन फर्म ही शुरू कर दीजिए। कंसल्टेंसी से ज़्यादा है कि उसको आपको अनुवाद ब्यूरो टाइप का खोलना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये ज़रूरत देखनी है कि आपके पास अलग अलग भाषाओं के जानकार लोग उपलब्ध हों जो अच्छी भाषाएं जानते हों। आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए कि हिंदी के तो आपके पास हैं ही 5 मराठी, 5 तमिल, 5 तेलुगु, कम से कम 3 तेलुगु, 2 मलयालम, 2 फ्रेंच, 2 जर्मन, 2 अरेबिक, 2 जापानीज़, ऐसे। क्योंकि आपके पास 2-2, 3-3 अगर इन भाषाओं के अच्छे जानकार मिल गए तो आप अपनी एक बहुत अच्छी अनुवाद की कंपनी खोल सकते हैं। और निश्चित जान लीजिए, काम की कमी नहीं होगी। काम इतना अधिक है कि उसके लिए काम कम पड़ जाता है। और ये काम ऐसा होता है जो टाइम बाउंड होता है कि आपको आज दिया गया है तो कल तक करके देना है, परसों तक देना है। और इसके लिए आपको एक कहते हैं कि आप में एक जुनून होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति लगाव होना चाहिए। 2 घंटे का काम है, 2 दिन बहुत होते हैं, तो आप उसको करके दे दीजिए, आपका काम हो गया। तो इसलिए ये जो आपकी अनुवाद की जो कंसल्टेंसी फर्म है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप खाली अच्छे भाषा जानकारों को इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप उसको अपना एक छोटा सा पोर्टल बनाएं या अपने इसी पोर्टल के साथ जोड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। और काम की तो कमी है ही नहीं, लोगों की कमी। आप समझ लीजिए कि ये ऐसा हिंदी के जितने भी क्षेत्र मैंने बताए हैं, सब में हिंदी जानने वाले लोगों की ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत नहीं है। नौकरियां भले ही सीधे सीधे ना हो, लेकिन काम की कोई कमी नहीं है। अगर आपको काम आता है, अगर आपको भाषा अच्छी आती है, तो मित्रों उसके लिए कहीं पर भी आपको भूखा नहीं मरना होगा। वो आपकी शक्ति है, उस शक्ति का लाभ उठाइए और उसको अपना हथियार बनाइए। थोड़ा कंटेंट राइटर का काम कैसे मिलता है? जी बिल्कुल। देखिए, कंटेंट राइटर कई तरह का ये काम कई तरह का है। एक तो है कि जो बहुत सारे जो एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि आप जानते होंगे विबग्योर है या फिर रायन इंटरनेशनल है या फिर इस तरह के जो डीपीएस है, इन सब लोगों के यहाँ बहुत अच्छी नौकरियाँ होती हैं या 40-50 हज़ार रुपये तक महीने भी मिलते हैं इन लोगों को। और इनका काम होता है वहाँ बैठकर किताबें लिखना। किताबें बदलती रहती हैं और किताबें हर साल या 2-3 साल में अलग अलग तरह से उनका कंटेंट लिखा जाता है। इसके साथ साथ जो कंटेंट विदेशी भाषाओं में है, अंग्रेज़ी में है, उसको हिंदी में लिखना होता है। उसको लिखने के लिए ऑनलाइन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और कंटेंट राइटर की बहुत सी नौकरियां जॉब पोर्टल्स पर भी मिलती हैं।
तो जो naukri.com है या इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन पर भी आपको कंटेंट राइटर के काम मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत संस्थान है, बहुत सारे जो शोध संस्थान हैं या अलग हैं, उनको बहुत सी चीज़ें लिखवानी होती हैं। बहुत से जो अध्यापक हैं, अगर आप देखेंगे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों और जो प्राइवेट संस्थान है, उनके अध्यापकों को बहुत सी चीज़ें लिखवानी है। जो अंग्रेज़ी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, तो कहते हैं हमें हिंदी में लिख कर दे दीजिए। जैसे कि पंचायती राज पर जो बहुत कुछ कार्य हुआ है, लेकिन जो अर्बन गवर्नेंस है उस पर काम नहीं मिलता है। तो हिंदी में तो बिल्कुल नहीं है, अंग्रेज़ी में भी बहुत कम है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए लोग लोगों को ढूंढते रहते हैं। तो अगर आप आंखें खुली रखें, थोड़ा सा आप अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करेंगे तो आपको काम इस तरह का मिल जाएगा। दिशा दर्शक मंतव्य। अच्छा, धन्यवाद संतोष जी, थैंक यू पूजा जी। जाहिद जी, और कुछ? बहुत बढ़िया। मैं भी शोध संवाद रिसर्च फोरम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर आप लोगों ने अवसर दिया और मुझे सुना। और जब भी ऐसा मौका होगा तो हम जुड़े रहेंगे। और मैं स्वयं भी इन सब चीज़ों से जुड़ा हूँ, तो कभी और कुछ आपको पूछना हो तो आप लोग जो साथी जुड़े हैं वो फेसबुक पेज पर आ सकते हैं मुझसे और जुड़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा रहा और आप सबसे मिलकर, आप सबको सुनकर सुनाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।